सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसका पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया था लेक्चर 1 में। उसमें हम लोगों ने पूरा किस किस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है इसके विषय में मैंने पूरा डिटेल में आप लोग को बता दिया था पहली क्लास में। अब यहाँ पर दूसरी क्लास में हम देखेंगे आज शिक्षा के कार्य एवं महत्व, इसके अलावा शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है वर्तमान भारतीय समाज में। जो हमारा आधुनिक समाज है इस समय, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा हम डिस्कस करेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नोट्स भी आप लोग बनाते हुए चलिए, साथ ही साथ आप लोग समझते हुए भी चलिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूंगी और बहुत ही आसान भाषा में आपको सब कुछ समझाते हुए चलूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सभी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा है तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं और यहाँ पर साइड में आई बटन पे भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए, सबसे पहले लेसन 1 जो है यहाँ पर शिक्षा के कार्य एवं महत्व, इसके विषय में हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। देखिए, शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का समुचित विकास किया जाता है, जैसे कल्पना, तर्क, जिज्ञासा, चिंतन, तर्क आदि शक्तियों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जैसा कि मैंने कहा कि जब व्यक्ति स्कूल में जाता है, सीखता है, तो उसकी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, जिज्ञासा, बच्चा अपनी जो भी उसके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो जो शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। आप सभी लोगों को पता है एक शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति में कितना अंतर होता है। आप सभी लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो समाज को एक नई दिशा देता है, जो कुरीतियां हैं समाज की उसको खत्म करता है, समाज में हमेशा एक प्रकाशवान व्यक्ति की तरह रहता है। यानी कि अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित करता है, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करता है और अपने जीवन को तो वो अच्छा बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने घर परिवार समाज को भी एक नई दिशा देता है। तो इसीलिए शिक्षा जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसे प्रत्येक क्षेत्र में सक्षम बनाती है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, राजनैतिक एवं पारिवारिक जीवन सुखमय एवं आनंदमय व्यतीत होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, चाहे वह उसका सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, पारिवारिक विकास हो। सभी प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों देखिए, शिक्षा के द्वारा सामाजिक भावना का विकास होता है, जैसे सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया आदि का विकास होता है। जब व्यक्ति स्कूल में आता है, शिक्षा लेता है, तो उसके अंदर सद्भावना का विकास होता है, दया की भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। जब हम कोई सामूहिक कार्य करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर स्कूल में बच्चे आते हैं तो उनके मित्र बनते हैं। तो ये सभी जो होता है कहीं ना कहीं शिक्षा के द्वारा ही ये चीजें हो पाती हैं। देखिए, शिक्षा के द्वारा अच्छे नागरिकों का विकास होता है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का आधारशिला उत्तम नागरिक हैं और शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों और विचारों का ज्ञान कराया जा सकता है। यानी कि जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो हम उसके कर्तव्यों और विचारों का ज्ञान उसको हम करा सकते हैं, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सी चीज हमारे समाज के लिए अच्छी है। जब व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो बहुत ही आसानी से इन सभी चीजों को सीख पाएगा। तो एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, शिक्षा के द्वारा सामाजिक क्रियाओं का लेखा जोखा साहित्य के रूप में रखा जाता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उसकी कमियों को दूर कर सके। यानी कि जैसे अगर हमको इतिहास के बारे में कैसे पता है, इतिहास में पहले मुगलों का शासन था, उसके बाद फिर धीरे धीरे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, बहुत सारे विदेशी कंपनियां भारत में आई। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तभी तो आज आप पढ़ रहे हैं। तो जब आपको ये सब चीजें लिखी हुई मिल रही हैं तो इतिहास से कहीं ना कहीं हम बहुत सारी सीख भी लेते हैं, जैसे कि किस तरीके से अंग्रेजों को भारत से निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो हमारे देश में आकर के हमारे ऊपर ही उन्होंने अधिकार कर लिया था, हमारी चीजों का हम खुद नहीं उपयोग कर पा रहे थे। उन्हें किस तरीके से हमारे देश को
उनसे किस तरीके से आजादी मिली, ये सब हम कैसे जान पा रहे हैं आज, जब इन सब के विषय में हमको साहित्य में लिखा हुआ मिला। यानी कि इतिहास विषय को जब हमने पढ़ा तो इन सभी विषयों के बारे में, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम हो, 1857 की क्रांति हो, सभी के विषय में लिखा हुआ था, तभी हम जान पाए। तो जब हम लिखी हुई चीजों को जान पाए तो जो गलतियां होती हैं उन कमियों को या उन गलतियों को हम दोहराए ना, इसीलिए साहित्य की रचना होती है। अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो वर्तमान भारत है इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, उन सबको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वर्तमान समय में इसका रूप बिल्कुल बदल गया है। आप सभी लोगों को पता है, पहले के समय में गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी, बच्चे घरों से दूर जाते थे, आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, आश्रम में रहते थे, वहीं पर खाते पीते थे, वहीं पर पढ़ाई करते थे, फिर जब शिक्षा पूरी होती थी तब अपने घरों को वापस आते थे। लेकिन आज के समय में बच्चा स्कूल जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम को घर आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो वर्तमान परिवेश है और बहुत पहले का प्राचीन परिवेश है, उसमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन आया है। पहले में शिक्षा के उद्देश्यों में भी बहुत ही अंतर है। पहले का उद्देश्य था बच्चा ज्ञान में प्रवीण हो जाए, हर एक विषय उसको अच्छे से समझ में आ जाए। वो जैसे धनुष बाण किसी भी कला में निपुण हो जाए। और अभी का क्या है, अभी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है या टीचर बनना है। इस तरीके से बच्चों के सपने होते हैं। तो कहीं न कहीं जो उद्देश्य है शिक्षा का वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है पहले के टाइम में और अभी के टाइम में। तो अब शिक्षा के जो उद्देश्य है उनको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से ऐसे कारक हैं, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, शिक्षा पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रकृतवादियों के अनुसार आत्म अभिव्यक्ति एवं व्यक्ति का संपूर्ण विकास, उनकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन, जबकि आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास शिक्षा के आदि उद्देश्य थे। यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण विकास और व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकृतिवाद के अनुसार ये शिक्षा का उद्देश्य था, जबकि जो आदर्शवाद है उसके अनुसार आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण और व्यक्ति का विकास ही शिक्षा के उद्देश्य थे पहले के समय में। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन जीने का ढंग भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव डालता है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर सभी का जीवन दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारे समाज में विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्य किए, लोगों को जागरूक किया, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया, तो उनके जीवन दर्शन का भी शिक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी हुए, विवेकानंद हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, सभी का जीवन दर्शन शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है, किस तरीके से इनका जीवन दर्शन था और इन्होंने शिक्षा के विषय में, शिक्षा को लेकर के अपने क्या विचार दिए, वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और वो भी शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करता है। अब इसके बाद है, समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जैसे जहाँ की शासन व्यवस्था होगी उसी के अनुरूप शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही है, जिस तरीके से जहाँ की शासन व्यवस्था होगी उसी के अनुरूप वहाँ का जो शिक्षा का उद्देश्य होगा वो भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसके बाद चौथा पॉइंट है, किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ के शिक्षा के स्तर को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, भारत जैसे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा उचित साधनों के अभाव में नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनके शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में जहाँ पर सभी साधन उपलब्ध है, वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य आसानी से पूरे हो जाते हैं और जहाँ पर सभी साधन अभी नहीं उपलब्ध है, जैसे कि जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों को पूरी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा बाल मजदूरी होती है, तो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो कारखानों में काम करते हैं, छोटी-छोटी दुकानों पे काम करते हैं, चाय के कप प्लेट धुलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा देश है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति, यानी कि जो हमारा देश अभी वो विकासशील है, विकसित देशों में नहीं आया है। तो यहाँ पर अभी भी जो शिक्षा है वो बहुत ही एकदम अभी जितना होना चाहिए उस स्तर पर नहीं है, विकसित देशों से अगर तुलना की जाए, खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों से अगर तुलना की जाए तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है
वो कहीं ना कहीं जो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं अभी भी कुछ ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं। सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि गरीबी बहुत है देश में। तो यहाँ पर यहीं पर होता है शिक्षा का उद्देश्य, जहाँ पर उचित साधनों के अभाव में शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, किस तरीके से बच्चों को स्कूल में लेकर के आया जाए। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास करती है, आप सभी लोगों को पता है। स्कूलों में फ्री में खाना यानी कि एमडीएम मिलता है बच्चों को खाने के लिए, बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलता है, इसके अलावा बच्चों को बैग मिलता है, बच्चों को कॉपी किताब मिलती है, बच्चों को हर वो चीज मिलती है स्कूल में जो उनको चाहिए होती है। उसके बाद भी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सरकारें प्रयास कर रही हैं कि स्थिति सुधरे। आप लोग भी टीचर बन के जाएंगे, आप लोग भी पूरा प्रयास करिएगा कि स्थिति सुधरे ही आगे चल करके। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है शिक्षा के उद्देश्य में। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राकृतिक संपदा तथा बाह्य वातावरण भी प्रभावित होते हैं, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनसे प्राकृतिक संपदा और बाह्य वातावरण भी प्रभावित होता है। वहां के वातावरण से समायोजन करने तथा देश के प्राकृतिक साधनों के विषय में जानकारी करना वहां की शिक्षा। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण व्यक्तियों का जीवन दर्शन, सामाजिक दशा, राजनीतिक दर्शन, प्राकृतिक दशाओं के आधार पर ही होता है। यानी कि किसी भी देश की जो प्राकृतिक संपदा होती है, बाह्य वातावरण होता है, शिक्षा इससे भी प्रभावित होती है। यानी कि जो प्राकृतिक साधन होते हैं उसके विषय में भी बच्चों को बताना। किसी भी देश का शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तियों के जीवन दर्शन में बदलाव लाना, वहां की सामाजिक दशा को अच्छा करना, राजनीतिक दर्शन को अच्छा करना, यही सब होता है शिक्षा का उद्देश्य। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में दोस्तों हम पढ़ेंगे औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, जिसको मैं केवल ऐसे ओरल आप लोग को समझा दूंगी, आप लोग इतने अच्छे से समझ लेंगे कि आपको फिर कभी वो भूलेगा ही नहीं। तो औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा हम कल पढ़ेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा लेसन होगा, लेसन नंबर 3 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो क्लास नंबर 2 था आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और हम सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे और नोट्स भी लगातार आप लोग बनाते हुए चलिए, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और जहाँ कहीं भी आपको समस्या है हमसे बताते हुए चलिए, हम आपकी सभी समस्याओं को भी दूर करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और उन सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। वहां पर जा करके आप सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को आसानी से देख सकते हैं और सभी वीडियोस को लगातार देख सकते हैं। और जहां कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। जय हिंद दोस्तों।